हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग 11th चैप्टर पढ़ेंगे आपके एसएस टेक्स्ट बुक का। पेज नंबर 68 पे है। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती या कृषि। इंडिया जो है इसे गांव का देश कहा जाता है। यहाँ पे बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें अगर, तो यहाँ पे ज़्यादा विलेजेस मिलेंगे, गांव मिलेंगे। और लगभग 59.70% तक जो टोटल पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर यानी खेती पे जो है जीवन, वो डिपेंड करता है 59.70। एग्रीकल्चर जो है ये खाना यानी फूड का जो है मेन सोर्स है। यानी मेनली खाना कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से ही हमें मिलता है। और ये इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल यानी कच्चा जैसे मटेरियल होता है वो भी देता है। कच्चा मटेरियल कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ जैसे चिप्स या मैगी खरीद रहे हो तो वो कंपनी में बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है? तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल यानी जो फॉर एग्जांपल पोटैटो चिप्स है, तो जो आलू है वो कहाँ से जा रहा है? वो जो खेत से निकल रहा है आलू वही जा रहा है। तो उस आलू को यहाँ पे रॉ मटेरियल बताया गया, यानी कच्चा मटेरियल बताया गया, जो कि कंपनी में जाता है, इंडस्ट्रीज़ में जाता है, और वहाँ पे वो कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। उसके बाद जब तब जाके वो एक चिप्स का पैकेट बनता है जो हम तक पहुँचता है। एग्रीकल्चर की वजह से हमें मतलब बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज भी मिलते हैं। यानी बाहर हम हमारे एग्रीकल्चर में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उगाते हैं तो वो दूसरे देश में हम भेजेंगे अगर, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं दूसरे देश के। तो इसलिए एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन की नज़र से देखा जाए तो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन यानी कमाई के ज़रिए से अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में मिल्क, कोकोनट और टी वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट यानी सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वीट, राइस, शुगर, ग्राउंडनट इंडिया में मिलता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे। और पूरे वर्ल्ड का जो फ्रूट है 10%, वो 10% फ्रूट इंडिया में होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 अलग अलग फ्रूट रखे हैं तो हर 10 में से मतलब हर 10वां फ्रूट जो है वो इंडिया का है। यानी इतना ज़्यादा 200+ कंट्रीज़ हैं, यानी 200 से ज़्यादा देश हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उन टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया है फ्रूट्स के लिए। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन भी है, यानी जानवरों का भी है जो कि मतलब यूज़ किए जाते हैं। और हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज़ भी एग्रीकल्चर के ही पार्ट हैं। अब ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में जानते हैं। अब एग्रीकल्चर जो है वो मेनली 4 टाइप्स के होता है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, दूसरा है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तीसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर और चौथा है मिक्स्ड फार्मिंग। अब इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। पहला है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? जो फार्मर्स यानी किसान्स होते हैं, वो एक ज़मीन होता है, प्लेन लैंड होता है, वहाँ पे पेड़ों को काट दिया जाता है या फिर वहाँ पे जला दिया जाता है, और उसके बाद उस ज़मीन पे खेती की जाती है, वो भी बिना प्लोइंग किए। यानी जो ट्रैक्टर से गड्ढा करके हम नॉर्मली देखते हैं कि हम पेड़ लगाते हैं या फिर खेती होती है तो कैसे करते हैं? गड्ढा करके फिर उसमें हम यानी सीड को डालते हैं, बीज को। लेकिन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ऐसा प्लोइंग नहीं करते हैं, उसमें डायरेक्ट ऊपर से ही मतलब सीड्स को डालते हैं। तो और उसके बाद जब वहाँ की सॉइल ख़राब हो जाती है, उसका फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है, तब सेम प्रोसेस ये लोग दूसरे लैंड पे करते हैं। तो इसलिए इसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, क्योंकि एक लैंड से यानी एक जगह की ज़मीन से दूसरे ज़मीन पे शिफ्ट हो जाते हैं ये लोग, इसलिए इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। अब इस एग्रीकल्चर में ग्राम या फिर टैपियोका नाम का जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस किया जाता है, क्रॉप है जो वो प्रोड्यूस किया जाता है, रूट क्रॉप्स यानी जो हमें जड़ में मिलता है खाने पीने की चीज़ें। वो जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल यानी आदिवासी लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, वो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी नॉर्मल एग्रीकल्चर सिस्टम जो कि हमेशा से यूज़ होते आ रहा है, ट्रेडिशनल मेथड, उसे हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। जो कि स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जैसे कि हम देखते हैं हमारे गाँव में या फिर अगर हम सिलवासा में भी कहीं कहीं देखते हैं तो हमें खेती दिख जाती है कहीं ना कहीं पे खेत, तो उसे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। थर्ड आ जाते हैं हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे, जो बहुत यानी बहुत बड़े एरिया में उगाए जाते हैं क्रॉप, उसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसा कि आपके बुक में ये फ़ोटो दिया गया है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का,
तो ये देखो आप लोग कितने बड़े एरिया में सेम ही क्रॉप है, यानी एक ही चीज़ को इतने सारे एरिया में उगाया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें मोस्टली रबर या टी रहता है, यानी रबर की या चाय की खेती जो होती है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, वो कुछ इस तरह से होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं मिक्स्ड फार्मिंग में। मिक्स्ड फार्मिंग में खेती के अलावा बाकी चीज़ें भी आ जाती है जानवरों से रिलेटेड, जैसे डेयरी फार्मिंग, रियरिंग कैटल, पोल्ट्री, जो भी चीज़ें हैं, या फिर फिश फार्मिंग, जिसमें क्या हो जाता है जो मीट मिलता है हमें खाने के लिए नॉनवेज वो, या फिर दूध या दूध से बनी चीज़ें, या फिर मछली वगैरह, ये सब किस में आ जाते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग में। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा होता है राबी क्रॉप्स, तीसरा होता है प्लांटेशन क्रॉप्स। खरीफ और राबी क्रॉप्स जो होते हैं वो सीजनल्स हैं, यानी मौसम के हिसाब से वो क्रॉप्स फूड क्रॉप्स आते हैं। जैसे पीपल ईट फूड क्रॉप्स एज फूड, जो फूड क्रॉप्स होते हैं उसे फूड की तरह ही हम खाते हैं, और जो खरीफ सीज़न में उगते हैं उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अब खरीफ सीज़न कब शुरू होता है, अप्रैल से लेके जुलाई तक चलता है, जिसमें राइस मिलेट्स और शुगर कैन वगैरह उगाया जाता है, और ये जो क्रॉप्स है ये विंटर में हार्वेस्ट होता है, यानी विंटर में इसकी कटाई होती है। द फूड क्रॉप्स जो कि राबी सीज़न में उगते हैं उसे हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। अब राबी सीज़न कब शुरू होता है, अक्टूबर से लेके फरवरी तक चलता है, और इसमें कौन से क्रॉप्स यानी खेती होती है, वीट, बार्ली, ग्राम, पल्सेस और मस्टर्ड की, जो कि कब हार्वेस्ट होता है, समर सीज़न में। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब आते हैं प्लांटेशन पे। प्लांटेशन को हम कैश क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। अब वो ऐसा क्यों है, क्योंकि कैश क्रॉप्स हम उसे क्यों बोलते हैं इसे हम आगे जानेंगे, बट अभी मैं बता दे रही हूँ कि कैश क्रॉप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे कंट्री में प्लांटेशन जो बहुत ज़्यादा होता है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, तो उसे हम दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं अगर, तो हमें वहाँ से क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज, यानी दूसरे देश का पैसा मिलता है, इसलिए उसे हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से हमारे देश का इनकम है, हमारे देश में पैसे आ रहे हैं। अब इसमें कौन से क्रॉप्स होते हैं, टी, कॉफ़ी, रबर और बनाना जो है वो प्लांटेशन क्रॉप्स या फिर कैश क्रॉप्स में आता है। फ़ोटोज़ दिए गए हैं राइस यानी खरीफ क्रॉप का, वीट यानी राबी क्रॉप का, और टी यानी कैश क्रॉप का। अब जो मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में होते हैं वो अलग अलग तरह के क्यों होते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में हम पिछले चैप्टर्स में देखे थे कि सॉइल और क्लाइमेट, मौसम और मिट्टी दोनों जो है वो हर एरिया का अलग अलग है, इसलिए उस हिसाब से वहाँ पे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। एक ही तरह की मिट्टी होती तो हम किसी एक ही तरह का खेती कर सकते थे, लेकिन हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसलिए अलग अलग बहुत सारे तरह की खेती भी हमें देखने को मिल जाती है। अब फूड क्रॉप्स में क्या होता है, फूड क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स होते हैं जो हमें खाने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, और मेन फूड क्रॉप्स होते हैं ये मिलेट्स और पल्सेस, ये सारी चीज़ें जो है फूड क्रॉप्स हैं। अब राइस के बारे में जानते हैं। राइस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का, जो कि ईस्ट और साउथ पार्ट में इंडिया के रहते हैं उन लोगों का ये स्टेपल फूड है, यानी वहाँ के लोग मोस्टली राइस या राइस की बनी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि ईस्ट साइड में बंगाल के लोग खाते हैं मच्छी और राइस या राइस की बनी चीज़ें, उसी तरह से साउथ इंडियंस इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, तो वो सब भी राइस का ही बना होता है। इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, और 4,000 से ज़्यादा वैरायटी के जो राइस हैं वो इंडिया में उगाए जाते हैं। राइस के क्रॉप के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए रहता है, इसलिए अक्सर अगर आप लोग राइस की खेती देखोगे तो वो पानी में डूबा रहता है, जिसमें गर्म और गीला मौसम चाहिए रहता है। वेस्ट बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में राइस की खेती होती है, ये सबसे ज़्यादा राइस यहाँ पे उगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वीट पे। वीट है राबी क्रॉप, ये सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। इंडिया में इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा वीट जो है इंडिया में उगाया जाता है। ये वीट जो है वो विंटर क्रॉप है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में वीट प्रोड्यूस होते हैं इन स्टेट्स में, इंडिया की इन स्टेट्स में। अब आते हैं माइलेट्स पे। माइलेट्स जो हैं वो ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब का आप लोग नाम सुने होंगे, इन्हीं को माइलेट्स कहते हैं। तो ये जो ग्रेन्स होते हैं ये जहाँ पे कम पानी रहता है उस एरिया में उगाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश में।
पल्सेस यानी अब दाल के बारे में जानते हैं। इंडिया जो है ये सबसे ज़्यादा दाल प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम यानी कंज्यूम करता है, यूज़ करता है दाल। ये जो है ये सूखे एरिया में इंडिया के उगता है। पल्सेस यानी दाल जो होता है वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिसे हमें हमारे डाइट में यानी हमारे खाने में ज़रूर लेना चाहिए। इसमें कौन से लेंटिल्स या दाल आते हैं, जैसे कि मूंग के दाल, मसूर का दाल, अरहर या ग्राम का दाल। मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा दाल प्रोड्यूस करता है। मध्य प्रदेश इंडिया में सबसे ज़्यादा दाल प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। अब आते हैं कैश क्रॉप्स में। कैश क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स जो कि पैसे कमाने में मदद करते हैं, फॉरेन कंट्री में जो जाते हैं क्रॉप्स और हमें उसके बदले पैसा मिलता है। इसमें आ जाता है शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कॉटन और जूट। ये सब क्या है, कैश क्रॉप्स हैं। ये हमें पैसे कमाने में हेल्प करते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं बच्चों। शुगर कैन जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और इंडिया के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में शुगर कैन उगाया जाता है। शुगर कैन मतलब गन्ना, पता है ना आप लोगों को बच्चों, उसी को हम शुगर कैन कहते हैं। शुगर कैन से शुगर और जैगरी बनता है। जैगरी यानी गुड़। गुड़ भी पता होगा आप लोगों को, ब्लैक कलर का या फिर येलो कलर का वो होता है। अब आता है टी पे। सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक क्या है, टी है, इंडिया में भी और बाहर देशों में भी। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टी सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, जो कि गर्म और गीले क्लाइमेट में यानी नमी वाले क्लाइमेट में उगता है। ये मोस्टली माउंटेन यानी ऊंचे नीचे जैसे हिल वाले एरिया होते हैं वहाँ पे उगाए जाते हैं, जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में। अब आते हैं कॉफ़ी पे। तो कॉफ़ी सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है। फर्स्ट नंबर पे क्या है, टी है, सेकंड नंबर पे कॉफ़ी है। तो इंडिया कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है यानी दूसरे कंट्रीज़ में बेचता है, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। जो हमारी कंट्री से बाहर जा रहे हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, जो बाहर कंट्री से हमारे कंट्री में आता है उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो इंडिया कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है यानी यहाँ से बाहर भेजता है। ये साउथ इंडियन स्टेट जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में कॉफ़ी उगाया जाता है और ये भी पहाड़ी इलाके में या हिली एरिया में कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है। ये नीलगिरी माउंटेन रेंज में सबसे ज़्यादा उगता है। अब आते हैं कॉटन पे। कॉटन क्या है, ये फूड क्रॉप नहीं है, ये है फाइबर क्रॉप, यानी ये कपड़ा बनता है इससे और ये कपड़ा बनाने के लिए यूज़ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया का। ये ब्लैक सॉइल वाले स्टेट में उगता है, जैसे कि पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। अब आते हैं जूट पे। जूट भी एक फाइबर क्रॉप है, यानी कपड़े वाला ही है, जिसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। ये ईस्ट इंडिया में उगाया जाता है। इसे हम गोल्डन फाइबर इसके कलर की वजह से कहते हैं। वो जो चावल वगैरह का जो ब्राउन कलर का गोनी आप लोग देखे होंगे, जिसे बोरा या गोनी कहते हैं, वो जूट का एक्चुअली बना रहता है। तो जूट जो है वो वो भी गर्म और नमी वाले इलाके में उगता है। वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है। इसकी रस्सी बनती है, बैग बनता है और कारपेट भी बनता है। अब आते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स में। प्लांटेशन क्रॉप में रबर और स्पाइसेस आ जाते हैं, यानी मसाले प्लांटेशन क्रॉप में आ जाते हैं, जिससे कि एक अलग तरह से जिसकी खेती होती है। रबर है वो प्लांटेशन क्रॉप है और रबर जो बना होता है वो पेड़ के जो ट्रंक होते हैं उसमें से कुछ लिक्विड जैसा निकलता है, लेटेक्स या सैप बोलते हैं उसे, उसी का रबर बनता है। और रबर का जो प्लांट होता है वो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में होता है। और रबर टायर, मैट्रेस या फिर फुटवेयर यानी चप्पल जूते पहनने के लिए जो होते हैं वो भी रबर के बनते हैं। इसके अलावा जो हम बाल में रबर लगाते हैं या जो इरेज़र आप यूज़ करते हो वो भी उस रबर प्लांट का ही बना होता है। अब आते हैं स्पाइसेस पे। स्पाइसेस यानी मसाले। अब कौन से मसाले होते हैं, जिंजर यानी अदरक, सिनेमन यानी इलायची, चिलीज़ यानी मिर्ची, क्लोव्स यानी लौंग और कार्डेमम यानी दालचीनी। तो ये सारे जो मसाले हैं ये इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं और बाहर कंट्री में भेजा जाता है। और इंडिया के भी मेन स्टेट्स हैं केरला और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस उगाए जाते हैं। अब आते हैं इरिगेशन पे कि अब उन क्रॉप्स को पानी किस तरह से दिया जाता है। इरिगेशन यानी आर्टिफिशियल तरीका है खेतों में पानी डालने का। आर्टिफिशियल यानी मैन मेड तरीका। जो नेचुरल होता है वो तो रेन है, पर जो आर्टिफिशियल है वो हम इंसान किस तरह से पानी डालते हैं वो। तो पहले तो ये डिपेंड होता था बारिश पे, लेकिन अब बारिश जो है वो रेगुलर नहीं है, कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आजकल जो फार्मर्स हैं वो बारिश पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो इरिगेशन यानी खेतों में पानी डालने के अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें कि वेल या ट्यूबवेल्स आ जाते हैं, यानी कुआं या फिर मोटर टाइप की चीज़ें। और साउथ इंडिया में क्या
किया जाता है, जो रेन वाटर यानी बारिश का पानी रहता है उसे जमा करके रखा जाता है और बाद में उसे इरिगेशन के लिए टैंक में भर के रखा जाता है और उसे इरिगेशन के लिए बाद में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैनल जो है वो बहुत कॉमन यूज़ होता है इंडिया में इरिगेशन सिस्टम के लिए। कैनल मतलब जो छोटा सा नहर बहता है पानी का, उसे हम कैनल कहते हैं। तो उसमें से पानी जो है वो अपने खेत की तरफ पानी का रास्ता मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से कि खेतों में बराबर से पानी जाता है। अब आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरह का रेवोल्यूशन था जो शुरू हुआ था, जो जिसमें कि जो सरकार होती है वो अच्छे सीड्स और इसके अलावा मशीन जो होती है फार्मिंग की यानी खेती की, और इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र होते हैं यानी खाद, वो सब किसानों को देती है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में 1960 में शुरू हुआ था और इसके ये शुरू किया गया था ताकि जो किसान है वो अच्छा और ज़्यादा क्रॉप उगा सके। और इसके शुरू होने के 10 साल बाद यानी 1970 में इंडिया में बहुत ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होने लगा था, यानी इसके काफ़ी फ़ायदे हुए थे। अब आते हैं कैटल रियरिंग यानी क्रॉप्स यानी खेती के अलावा जो दूसरे तरीके हैं वो। कैटल जो है या लाइव स्टॉक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्म का, यानी कैटल यानी लाइव स्टॉक यानी दूसरे जीवों को रखना और उनसे चीज़ें निकलवाना, यूज़ करना। वो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब 6th नंबर पे कैटल पॉपुलेशन होता है, जिसमें कि जानवरों को यूज़ किया जाता है अपने काम के लिए। जैसे कि बैल जो होता है, ऑक्स या बुलक्स, ये यूज़ होते हैं लैंड के लिए, मतलब प्लो करने के लिए। जैसे ट्रैक्टर जिनके पास नहीं होता वो लोग बैल का यूज़ करते हैं खेती के लिए। जो गोट या शीप होते हैं वो अपना मीट देते हैं, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो लोग गोट या शीप को खाते हैं। इसके अलावा जो एनिमल का स्किन होता है वो लेदर बनाने के लिए यूज़ होता है। जो शीप होता है हमें उनसे वूल मिलता है यानी ऊन मिलता है। जो स्वेटर वगैरह हम पहनते हैं वो उनके रोए का बनता है, उनके बाल का, शरीर के। और इसके अलावा जो जानवरों के वेस्ट होते हैं यानी जो गाय का गोबर होता है वो भी मतलब बायोगैस के लिए यूज़ होता है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कैटल रेयरिंग होता है। इसके अलावा शीप यानी जो भेड़ होता है वो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश साइड पे पाला जाता है। जो गोट्स होते हैं इसे गरीबों का गाय भी कहा जाता है। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये गोट वगैरह रखा जाता है। बफेलो और काऊ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रखा जाता है, जो कि हमें दूध और मीट दोनों देते हैं। बहुत सारे जो हॉस्पिटल भी आजकल जानवरों के बन गए हैं, जिससे कि जानवरों के हेल्थ का ध्यान रखा जाता है और इस वजह से उनके नए नए ब्रीड यानी उन्हीं के नए नए जाति का मतलब अभी आजकल नए जाति भी उनके आने लगे हैं। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग होता है, जिसमें कि जानवरों के दूध का यूज़ होता है। ऑपरेशन फ्लड एक स्टार्ट हुआ था 1970 में और इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा दूध या दूध के प्रोडक्ट्स आने लगे। इसे वाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं इंडिया का। गुजरात में एक आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल नाम की कंपनी भी है, जो कि डेयरी बहुत बड़ी डेयरी कंपनी है। और आज इंडिया सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे, यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। अमूल दूध आप लोगों को पता होगा, आपके घर जो पैकेट का अगर दूध आता है तो हर जो दूध है वो आजकल उसमें अमूल लिखा रहता है, तो वो एक कंपनी का नाम है जिसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो यहाँ पे ये चैप्टर समझ में आया बच्चों सबको अच्छे से। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, यानी हमें खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें किस तरह से प्रकृति देती है उसके बारे में बताया गया था। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।